नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। पिछले हफ्ते आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बंगाल के बाद एक महत्वपूर्ण राज्य, सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला, वही चाय जिस पर चर्चा होती है कि और अगर किसी का ध्यान नहीं गया तो वो है असम, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से नीचे से चौथे पायदान पर है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ऊपर से 17वें पायदान पर खड़ा है और शिक्षा के स्तर पर 12वें पायदान पर खड़ा है। और भाजपा ने वहां एक बार पुनः किला फतेह किया है। जिसकी चर्चा बंगाल की चर्चा में दबके रह गई, उस पर चर्चा ना हो, यह तो नाइंसाफी है। 126 सीटों वाले राज्य में 102 एनडीए और 82 भाजपा ने अपने दम पर जीती हैं। इसमें दिलचस्प कुछ नहीं हो सकता कि चुनाव जीतने के लिए जो दांव यहां खेला गया वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। सामान्यता घुसपैठियों को बाहर करना, हिंदू खतरे में है जैसे वाक्यों के आसपास घूमने वाली सियासत ने जो एक्सपेरिमेंट असम में किया है, वो सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। चुनाव जीतने का बेहतरीन फार्मूला 12 दिसंबर 2019 को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA पास हो गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके रूल्स या जिसे हम कहते हैं कि नियम वाली क्या नियम होगा, बनाते बनाते 11 मार्च 2024 हो गया। इसी मध्य अप्रत्यक्ष प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 19 लाख लोगों को इसके अंतर्गत पाया गया। चुनौती यहीं खड़ी हो गई। इसमें केवल 7 लाख ही अल्पसंख्यक पाए गए, 11 लाख हिंदू थे। ये एक नई चुनौती सामने आ गई और हिंदू ही खतरे में आ गया। एक मशहूर शायर ने कहा है, एक दरवाजा बंद हुआ तो मलाल कैसा, नई राहों को खुलना भी जरूरी होगा। अब नारा बदल गया और मूल निवासियों को अधिकार का संरक्षण जरूरी है, असम की अस्मिता का संरक्षण प्राथमिकता बन गया। इस तरह के नारों से आगे बढ़े और 11 अगस्त 2023 को असम राज्य की डिलिमिटेशन का प्रस्ताव पारित हो गया। 16 अगस्त 2023 को प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि मात्र 5 दिन में। यह पहला मौका था जब लगभग 50 वर्ष के बाद 126 सीटों के लिए डिलिमिटेशन प्रारंभ हुआ। और दिलचस्प यह रहा कि इस डिलिमिटेशन का आधार 2001 की जनगणना को बनाया गया, जबकि उसके बाद की 2011 की जनगणना के आंकड़े देश के पास उपलब्ध हैं, लेकिन हमने 2001 की जनगणना को ही बनाया। जनगणना यानी कि आबादी के संतुलन के आधार पर जो डिलिमिटेशन प्रारंभ हुई, वो खत्म होते होते जाति धर्म के संतुलन का आधार बनकर संयोजित तरीके से प्रस्तुत कर दी गई। और विधानसभा की 126 सीटें 126 ही रह गई। तो बदला क्या? बदली विधानसभा की तस्वीर बदली। कई चुनावी समीकरण जहां अल्पसंख्यक ज्यादा थे, उन सीटों को आरक्षित कर दिया गया। कुछ जगहों को तोड़ फोड़ कर दी गई, कुछ क्षेत्रों को दूसरे विधानसभाओं से जोड़ दिया गया, कुछ को काट दिया गया, कुछ सीटों को समाप्त कर दिया गया, कुछ को नया बना दिया गया। आधार जनसंख्या से ज्यादा जाति और धर्म की जनसंख्या रही और सीटें 126 थी, 126 ही रही, क्योंकि 2026 की जनगणना के बाद यह कवायद फिर शुरू होगी। दूसरी और एक दिलचस्प कोशिश, आप कहें तो भ्रमित करने का एक ऐसा खेल खेला गया कि लोकसभा में 33% महिला आरक्षण अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत कर दिया गया। जिन्होंने प्रस्तुत किया उन्होंने अपने खाते की 90 सीटों में से मात्र 7 सीटें महिलाओं को दी, यानी कि केवल 8%। जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने 101 में से 13 सीटें महिलाओं को दी, यानी कि 13%, लेकिन भुना नहीं पाए कांग्रेस। पुनः सियासत की शतरंज में मात खा गई। भाजपा केवल 4 महिलाओं को ही जिता पाई और कांग्रेस 1 को। भाजपा के लिए आरक्षण इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। आरक्षण की आड़ में महिलाओं का वोट प्राप्त करना योजना का हिस्सा था, अर्थात चुनाव जीतना था। वो सफल हुए। एक और दिलचस्प आंकड़ा,
2021 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 29.7% और सीटें आई थी 29, और इस बार वोट परसेंटेज रहा 29.84 और सीटें आई 19। और कांग्रेस से लगता होगा कि उन्होंने 19 सीटें जीत ली हैं, परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। 19 सीटें जो आई हैं वो आई नहीं हैं, वो दी गई हैं। वर्तमान परिवेश में जिस तरह से चुनावों को मैनेज किया जा रहा है, वो दांडी मार्च वाले स्टाइल पर नहीं चलेंगे। विपक्ष को यह सोचना होगा, जिनके साथ आप लड़ रहे हैं वो ग्राफिक्स पर चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों पर ध्यान परिवर्तित करते हैं, चुनावी चर्चा टीवी, अखबारें और चाय पर चर्चा तय करते हैं। इस देश में अगर कोई ख्वाब देखता है कि वो भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगा, तो वो ख्वाब ही देख रहा है। जब तक भारत में विपक्ष अपनी रणनीति नहीं बदलेगा, तब तक वो जीतने का ख्वाब छोड़ दे। पद यात्राएं करके, इश्यूज खड़े करके, रैलियां करके चुनाव नहीं जीते जाते, क्योंकि जिससे आप लड़ रहे हैं वो देश की डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं, और चुनाव जीतने के लिए विधानसभा की सीटों की डेमोग्राफी और टोपोग्राफी चेंज करके चुनाव लड़ते हैं। और विपक्ष चुनावियों को कटघरे में खड़ा करके अपने आप को शहीद बताता है। ये भारत के विपक्ष को समझना होगा, जिसे वोटर भी नहीं समझ सकता। भारत का लोकतंत्र विश्व के नक्शे पर दिखता रहे, उसमें विपक्ष दिखता रहे, यह सत्ता पक्ष ने जिम्मेवारी ले रखी है। हालांकि ये अब सियासत कॉरपोरेट हाउस हो गया है। मुफ्त की रेवड़ियां भी सत्ता नहीं दिला पा रही हैं, क्योंकि सत्ता की योजनाएं धरातल पर उतरने से पहले, जो सत्ता की योजनाएं हैं उतरने से पहले जनता में जिस कदर बेची जा रही हैं, इसकी मार्केटिंग की जा रही है, वो कॉरपोरेट हाउस वाले भी नहीं कर पाते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि आप लोकतंत्र की दहलीज पर खड़े हैं। विपक्ष के सामने सियासत का वैश्विक बाजार है, जहां आस्था, निष्ठा, स्वायत्ता प्राप्त संस्थान बिकने को तैयार दिख रहे हैं। अब यह विपक्ष को तय करना है कि वो इस प्रतिस्पर्धा में कैसे उतरेगा। नमस्कार।